हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तबीयत थोड़ी खराब है, कोल्ड फीवर सब कुछ है, तो माफ कर देना। थोड़ा सा मेरी जो वॉइस है वो आपको डिफरेंट नजर आएगी। मैं चाहता नहीं कि जो मैंने 5 डेज का ओथ लिया है, 5 डेज का जो प्लेज आपने और मैंने मिलकर लिया है कि 5 दिन के अंदर हम लोग 50 नंबर कवर करेंगे, वो मिस हो। तो आई होप आपने डे 1 डे 2 अच्छे से देख लिया होगा और जो भी कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस मैंने बताए उनको अच्छे से लर्न कर लिया होगा। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी सर हमें और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए। डेफिनेटली ये 5 दिन की सीरीज खत्म करो, फिर मैं आपको चैप्टर वाइज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास में ही कराऊंगा, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो पीवाईक्यू हो, चाहे वो केस स्टडीज हो। तो आज डे 3 स्टार्ट करते हैं। आज हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, और आज हमारा पार्ट ए पूरा खत्म हो जाएगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायरेक्टिंग से। डायरेक्टिंग के अंदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ध्यान से समझना। मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉयज को ना कुछ इंसेंटिव देते हैं। अगर वो इंसेंटिव मनी के फॉर्म में है तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल या मॉनेटरी इंसेंटिव। और आम तौर पे ये जो मॉनेटरी इंसेंटिव दिया जाता है ना, वो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज के लिए दिया जाता है। जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनको कम सैलरी मिलती है, कम पैसे होते हैं एज कंपेयर टू जो अपर टॉप लेवल के एम्प्लॉयज हैं। तो जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज हैं उनको अगर मोटिवेट करना है ना, तो क्लास उनको ज्यादा जो इन्फ्लुएंस करेगी वो पैसा, यानी कि मॉनेटरी incentives which are measured in form of money and paid to employees, these are more powerful for lower level of employee। और दूसरा जो मनी के अलावा दिया जाता है, जैसे रेस्पेक्ट हो गया, रिकग्निशन हो गया, वो सब चीज क्या होती है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। वो अपर लेवल के एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए किया जाता है। उनको इज्जत चाहिए भाई, जो गरीब लोग हैं, कम पैसे कमाते हैं, उनको तो पैसा चाहिए ना अपने डे टू डे एक्सपेंस को बियर करने के लिए। अब कौन कौन से कॉमन टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 3 4 बता देगा, एक्सप्लेन करो एनी 4 में से 3। ये आपको एक केस स्टडी दे देगा और बोलेगा पहचानो इसमें कौन कौन से इंसेंटिव्स की बात की गई है। तो सबसे पहला जो मॉनेटरी इंसेंटिव है वो है पे एंड अलाउंसेस। इट रेफर्स टू रेगुलर इंक्रीमेंट इन सैलरी, हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट करना, एंड ग्रांट अलाउंसेस अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयज। ठीक है, तो जो भी एम्प्लॉयज की नीड है उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी को बढ़ाना हर साल, वही क्या होता है, पे एंड अलाउंसेस। प्रॉफिट शेयरिंग, कंपनी कहती है एक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम कमाएंगे, लाइक हमें 4 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, उससे ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा वो हम लोग एम्प्लॉयज को बांट देंगे। लेकिन ध्यान रखना, इसमें प्रॉफिट बांटना इसका ये मतलब नहीं कि एम्प्लॉय को ओनर बना रहे हैं, बस एक हिस्सा हम रखेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा वो बांट देंगे। तो एम्प्लॉय बहुत मेहनत करेंगे ताकि कंपनी 4 की जगह 5 6 7 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाए, ताकि जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो सारे के सारे एम्प्लॉयज में बट जाए। अगला है बोनस। बोनस को हम लोग बोलते हैं वन टाइम एक्स्ट्रा पेमेंट, साल में एक बार किसी भी ओकेजन में, आमतौर पे इंडिया में दिवाली के टाइम पे या कंपनी का जो एनुअल डे होता है उस टाइम पे बोनस बांटा जाता है एम्प्लॉयज को, जो उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है, उनको एनकरेज करता है अच्छे से काम करने के लिए। को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी के जो शेयर्स होते हैं ना, वो लो प्राइस में एम्प्लॉयज को दे दिए जाते हैं और एम्प्लॉयज इसको फ्यूचर में हाई प्राइस पे बेच सकते हैं। एम्प्लॉयज को एक फीलिंग आती है कि यार हमने कंपनी के शेयर्स होल्ड किए हुए हैं तो हम कंपनी के मालिक हैं। ये वो ऑप्शन है जो केस स्टडी में कई बार, सबसे ज्यादा बार पूछा जा चुका है। और इसमें जो मेन वर्ड है ना क्लास, वो है फीलिंग ऑफ ओनरशिप। ध्यान रखना, ये वर्ड आता है फीलिंग ऑफ ओनरशिप। कंपनी को लगता है कि यार हम कंपनी के मालिक हैं। तो कंपनी करती क्या है क्लास, जो कंपनी के शेयर्स है उसको मार्केट रेट से बहुत कम दाम में एम्प्लॉयज को दे देती है। लाइक एक शेयर अगर मान लो 200 रुपए का है, तो एम्प्लॉयज को 70 80 रुपए में मिल जाएगा और एम्प्लॉयज बाद में इसको 200 का बेच पाएंगे। तो अगर मान लो 10,000 शेयर्स है तो हर शेयर पे अगर 120 रुपए का फायदा है, तो हिसाब लगा लो इनको कितना फायदा होगा। तो ऑब्वियसली ये मोटिवेट होंगे बेहतर काम करने के लिए। अगला कमीशन, ये आमतौर पे सेल्स पर्सन को दिया जाता है, जो सेल करते हैं, जितनी सेल्स करोगे उस हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेज इंसेंटिव, ये भी एक तरीके का मॉनेटरी इंसेंटिव है, यानी फाइनेंशियल इंसेंटिव है। मोर वेजेस ऑफर्ड फॉर मोर प्रोडक्टिविटी, तो जो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है उसको ज्यादा वेजेस दिया जाएगा हाइयर रेट से। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन करते चले जाओगे ना, उतना हाइयर रेट से आपको वेजेस मिलेगा। ये भी एम्प्लॉयज को क्या करता है,
एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए। रिटायरमेंट के टाइम पे आपको जो पैसा दिया जाता है वो कंपनी को छोड़ते हो ना, लाइक प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेचुइटी फंड, ये सारी चीजें क्लास जो है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेगा कि रिटायरमेंट पे कंपनी मुझे इतना पैसा दे देगी कि रेस्ट ऑफ द लाइफ में सर्वाइव कर पाऊंगा बिना काम करे। लास्ट है पर्क्विजिट्स, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। पर्क्विजिट्स में लीव ट्रैवल अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, कार अलाउंसेस, हाउसिंग अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, ये सारी चीजें दी जाती हैं क्लास एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए। जब आप अच्छी कंपनी में काम करोगे ना तो आपको लीव ट्रैवल अलाउंसेस या लीव ट्रैवल कॉम्पनसेशन मिलेगा, यानी कंपनी खुद बोलेगी आपको कि आप एक हफ्ते जाओ मॉरिशस, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड घूम के आओ और आपका सारा का सारा पैसा जो है वो हम स्पॉन्सर करेंगे, या छुट्टियां दे देंगी कि आपको छुट्टी दे रहे हैं, जाओ घूम के आओ। तो यार अच्छे लेवल पे पढ़ाई करो ताकि अच्छे लेवल की कंपनी में काम कर सको और ये सारे बेनिफिट्स को ले सको। दीज आर कॉल्ड मॉनेटरी इंसेंटिव। नेक्स्ट है नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। दीज इंसेंटिव्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी बट प्रोवाइड साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉय। दीज आर मोर रिक्वायर्ड टॉप लेवल, जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं ना उनको ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है इसकी, ठीक है। कॉमन टाइप ऑफ नॉन फाइनेंशियल क्या क्या होता है? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेटस। इट रेफर्स टू रैंक, आपका रैंक 1, आपके पास अथॉरिटी क्या क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जो इज्जत है जॉब के रिगार्डिंग, जो प्रेस्टीज है ना, उसको बोलते हैं स्टेटस। आप अगर अच्छे से काम करोगे तो आपका प्रमोशन होगा, इसको बोलते हैं करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। प्रमोशन दे नहीं रहे, सिर्फ आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि अच्छे से काम करो, आपका प्रमोशन होगा। इससे एम्प्लॉयज का जो मोराल है ना वो बूस्टअप होगा कि हाँ यार मैं अच्छे से काम करता हूँ, मिला कुछ नहीं उसको पैसे में, लेकिन फिर भी वो मोटिवेट हो गया काम करने के लिए कि उसका प्रमोशन होगा। एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट। एक स्पेशल रिगार्ड, एक स्पेशल रेस्पेक्ट है किसी एम्प्लॉय के लिए जो उसके ईगो को सेटिस्फाई करेगा और एम्प्लॉयज अप्रिशिएट होगा अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो तो आपको कंपनी अप्रिशिएट करेगी, तो आप मोटिवेट होगे ना भाई, सीधी सी बात है। अगर आप अच्छी मेहनत कर रहे हो, अच्छे नंबर लेके आ रहे हो क्लास में, आपको रेपुटेशन, आपके लिए क्लैपिंग की जाएगी, आपके बारे में बताया जाएगा, तो आप भी मोटिवेट होगे ना काम बेहतर करने के लिए। तो कॉन्ग्रेचुलेट करो एम्प्लॉयज को अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, अवार्ड सर्टिफिकेट दो, मेडल दो, शील्ड दो, रिवॉर्ड सर्टिफिकेट दो। एम्प्लॉय अगर सजेशन अच्छे देता है तो उसके लिए उसको रिवॉर्ड दो, उसका नाम नोटिस बोर्ड पे चिपकाओ फोटो के साथ, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का टैग दे दो उसको। ध्यान रखना एम्प्लॉय ऑफ द मंथ ये आ सकता है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ये एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, सबसे अच्छा एम्प्लॉयज है। टी शर्ट दो, कैप दो, है ना, कोई मोमेंटोस कंपनी का कुछ शेयर करो। ये सारी चीजें जो आप देते हो कंपनी की तरफ से एम्प्लॉयज को, ये एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन है, इससे भी एम्प्लॉय मोटिवेट होगा ताकि वो कंपनी में अच्छे से काम कर सके। और ये सारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, टी शर्ट देना, शील्ड देना, मेडल देना, ये फाइनेंशियल नहीं है, ये सब नॉन फाइनेंशियल है। जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय अगर फील करेगा ना कि हाँ यार मेरी जॉब सिक्योर है, मुझे कभी भी कंपनी निकाल नहीं देगी, तो ऑब्वियसली वो अच्छे से काम करेगा। एम्प्लॉयज वांट देयर जॉब टू बी सिक्योर। तो अगर आपको एक केस स्टडी आए कि एम्प्लॉय को डर है कि जैसे आजकल ले ओवर बहुत चल रहा है, आजकल के टाइम पे आप देखोगे ना, अपने बड़े भाई बहन या मार्केट में देखोगे तो जॉब्स काफी जा रही हैं, तो उस सिचुएशन में एम्प्लॉय डरा हुआ रहता है कि यार कभी भी हमारी जॉब जा सकती है, और डरा हुआ एम्प्लॉय कभी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन में आपको एम्प्लॉय को सिक्योरिटी देने की, भाई तेरी जॉब सिक्योर है, चिंता मत कर, तेरी जॉब नहीं जाएगी। लेकिन ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है इसका कि फिर एम्प्लॉय को लगता है जब जॉब सिक्योर है तो हम काम क्यों अच्छे से करें, जैसे सरकारी कंपनी में काम नहीं करते लोग। अगला है एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। इट मींस इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय डिसीजन मेकिंग। एम्प्लॉयज को ना डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करो, क्या जो भी डिसीजन लेना है ना हम उनके सजेशन को वेलकम करेंगे, आओ हम सब मिलके डिसीजन लेंगे। तो भैया वो भी मोटिवेट हो जाएगा, यार कंपनी इतनी बड़ी है और मैं वैल्यूएबल कुछ हूँ कंपनी के लिए, तभी कंपनी डिसीजन लेने से पहले मुझसे पूछती है। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का मतलब है अच्छा रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप, जहां पे हेल्दी रिलेशनशिप की बात करें सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में, ताकि सबऑर्डिनेट खुशी खुशी कंपनी के अंदर आए और काम करे, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। इन सब में कहीं पैसा नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे और अपर लेवल के एम्प्लॉय ज्यादा मोटिवेट होंगे। जॉब इनरिचमेंट और जॉब ऑटोनॉमी। जॉब ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, जिस टाइप का काम आप करना चाहते हो आप काम करो, और जॉब इनरिचमेंट मतलब चैलेंजिंग जॉब दो। एक ही काम करते करते एम्प्लॉय बोर हो जाता है, तो डिफरेंट डिफरेंट जॉब दो, चैलेंजिंग जॉब दो, ताकि वो काम को कर सके अच्छे से, मोटिवेट होके। लास्ट है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मीन्स गिविंग मोर ऑटोनॉमी एंड पावर टू सबॉर्डिनेट। एम्पावरमेंट मोर पीपल फील लाइक देयर जॉब्स आर इंपॉर्टेंट। तो भैया आप उसको ज्यादा पावर दे रहे हो तो उसको एम्पावरमेंट बोलते हैं। पावर रहेगी तो ऑब्वियसली वो अच्छा फील करेगा, काम अच्छे से करेगा। आई एम सॉरी। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। गीतांजलि मकान
is a successful business leader. She believed that if jobs are made interesting by including greater variety of work content, देखो अभी बताया था ना मैंने आपको greater variety of work content, इसके अंदर आता है वो greater variety of work content, job enrichment है ना, and providing meaningful work experience, the job themselves become a source of motivation to individual. तो इसको क्या बोलते हैं क्लास? जॉब enrichment. क्या बोलते हैं? जॉब enrichment. The non financial incentive that has been discussed above वो जॉब enrichment है. Second, the incentive to provide company shares at very low price or free to employees to employ worker is called. क्लास कंपनी के शेयर्स को सस्ते में दे रहे हैं, ESOP है ना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, यानी कि वो क्या हो गया? को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन. सेकंड का डी ऑप्शन करेक्ट है. In Sarthak Steel, several incentive initiatives have been taken to further improve the motivation level of employee through designing job ad include variety of work content. देखो वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट अभी बताया था ना क्लास, जॉब इनरिचमेंट, प्रोवाइडिंग सर्टेन स्टेबिलिटी अबाउट फ्यूचर, ये हो गया जॉब सिक्योरिटी, इनकम एंड वर्क, प्रोवाइडिंग फ्रिंज बेनिफिट, ध्यान रखना फ्रिंज बेनिफिट मतलब परक्विजिट्स, हाउसिंग, मेडिकल है ना वो सारी, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन लाइन वेरियस इंसेंटिव, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन लाइन विद वेरियस इंसेंटिव, शेयर्स दे रहे हैं तो हो गया क्लास आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान यानी कि को पार्टनरशिप, आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द इंसेंटिव गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू एम्प्लॉय, आपको आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है. तो जॉब इनरिचमेंट हो गया, जॉब सिक्योरिटी हो गया, परक्विजिट हो गया और को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन, चारों पॉइंट है, चारों को 3-3 4-4 लाइन में एक्सप्लेन कर दो, बात खत्म. तो ये एक सवाल आता है 4 नंबर में, 3 नंबर में, और बड़ा कर दिया तो 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है, और ये भी एग्जामिनेशन में आ सकता है. सीबीएसई का सैंपल पेपर 22-23 का सवाल है ये. ओके नेक्स्ट, इसमें डायरेक्टिंग चैप्टर में है तो बहुत बड़ा चैप्टर, बट लीडरशिप इज आल्सो इंपॉर्टेंट. लीडरशिप के स्टाइल से भी एक केस स्टडी आपको पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल स्किप मत करना इसको, ठीक है. तो लीडरशिप है क्या, ध्यान से समझो, पेपर में देखने को मिलेगा. लीडरशिप रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना इन अ मैनर दैट दे स्ट्राइव विलिंगली. जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वर्ड को, प्लीज इन वर्ड्स को मत भूलना. सबसे पहला तो इन्फ्लुएंस करना है ना बिहेवियर को, दे स्ट्राइव विलिंगली एंड इंथुसियास्टिकली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव. ही टेक केयर ऑफ हिज फॉलोअर्स. एक लीडर अपने अंडर काम करने वाले जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको मोटिवेट करता है ताकि वो अपनी इच्छा से ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के टुवर्ड्स काम करे. इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स, मेंटेनिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉइज वॉलंटरली. ये जो वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एम्प्लॉइज वॉलंटरली परफॉर्म करते हैं ताकि क्लास गोल को अचीव कर सके विद कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन. एनसीईआरटी क्या कहता है? लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरी टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल. ये लाइन अगर पूछेगा ना बच्चे, इसको ना मोटिवेशन समझ बैठते हैं, तो ध्यान रखना ये मोटिवेशन, जहां वॉलंटरी वर्ड आ जाए, स्ट्राइव वर्ड आ जाए है ना, तो समझ जाना वो लीडरशिप है. लीडरशिप इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद फॉलोअर्स एंड मोटिवेट देम टू कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट विद देयर बेस्ट एबिलिटी. यानी कि अपने जितने भी अंडर में लोग काम करते हैं उनको मोटिवेट करने की पावर, उनको इन्फ्लुएंस करने की पावर जो है लीडर में होती है, और वो उन सबको एक डायरेक्शन में लेके जाता है. और कौन सा डायरेक्शन है? वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना. लीडरशिप के 3 स्टाइल्स हैं. एक स्टाइल एग्जामिनेशन में पूछेगा केस स्टडी के रूप में, ध्यान रखना, ठीक है. तो वो कौन सा स्टाइल पूछ सकता है? वो कोई भी, मे बी आपके सेट में कोई दूसरा हो, 3 सेट आते हैं ना पेपर में, अलग अलग सेट हो सकता है. तो सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप. ऑटोक्रेटिक लीडरशिप वो स्टाइल है जहां पे लीडर जो है ना, ध्यान सुनते जरा, एक लाइन स्किप मत करना. ये लीडर जो है ना सारा पावर अपने हाथ में रखता है और इनको सिर्फ काम करना होता है. एक्चुअली दे आर नॉट मच हाईली क्वालिफाइड, तो ये लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो इनको काम देता, कहता भाई बिना क्वेश्चन के इस प्लान में कोई चेंज नहीं होगा, जो आपको बताया काम पूरा करके दो, करके दोगे अवार्ड मिलेगा, करके नहीं दोगे तो पनिशमेंट मिलेगा. इसको ऑटोक्रेटिक बोलते हैं या ऑथोरिटेटिव लीडरशिप बोलते हैं. डिक्टेटर की तरह काम करता है, यहाँ कोई सजेशन इनसे नहीं लेगा, वो सिर्फ ऑर्डर पास करेगा और काम करके दो, कोई सजेशन नहीं होगा. दिस लीडर इज डॉगमेटिक दैट डज नॉट चेंज विश टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड. तो वो चेंज नहीं करता कुछ भी, भैया जो बताया है वो काम करके दो, कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है. डज नॉट चेंज और विश टू बी कॉन्ट्राडिक्टर, भाई आपको जो बताया है वो काम करके दो भैया, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं आएगा, जो मैंने बोला वही काम करके दो. इसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक.
इसमें डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो जाती है क्योंकि सारा पावर तो इसके पास है, सारा डिसीजन खुद ले रहा है, इनसे कोई सजेशन ले नहीं रहा, तो डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट है, इसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन इनका मोरल जो है वो डाउन होगा। तो ऐसी बातें कहीं भी अगर आपको लिखने को मिलती हैं तो वो ऑटोक्रेटिक है, ऑथोरिटेटिव लीडरशिप है। मैंने आपको मेरिट डिमेरिट बता दिया। अगला है डेमोक्रेटिक, है ना, इसको पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी बोलते हैं, पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक, इसको बोलते हैं बॉस सेंटर्ड, जो वो बॉस बोलेगा वही काम करना है। अब इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, ये रहा लीडर, लीडर ना सबकी सजेशन लेता है, सबसे मिलजुल के डिसीजन लेता है, सबके सजेशंस को लेता है, सब लोग मिलजुल के इसके अंदर डिसीजन लेते हैं। टेकिंग सजेशन फ्रॉम एम्प्लॉइज टू वे कीप इनिशिएटिव लेवल ऑफ एम्प्लॉय हाई, इनिशिएटिव लेवल ऑफ एम्प्लॉय हाई रहता है, सब लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। कंसल्टेशन विद हिज सबऑर्डिनेट्स, ही विल इनकरेज देम टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में क्या होता है क्लास, इन सबको पार्टिसिपेट करता है, जो लीडर है ना इन सबको क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है। और ये नारायण मूर्ति जी इसको फॉलो करते हैं, जहां पे एम्प्लॉय को हाईली सेटिस्फाई करना होता है ना, एम्प्लॉय को खुश करना होता है, एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन जरूरी है, वो कंपनी क्लास डेमोक्रेटिक स्टाइल यूज करती है और बहुत अच्छा भी है। क्यों, सब लोग मिलकर डिसीजन लेंगे तो ये लोग क्लास इंफीरियर फील नहीं करेंगे, इनका जो मोरल है वो भी क्या होगा, अप होगा। अगला है फ्री रेन, कंप्लीट फ्रीडम ऑफ टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के लिए ना कंप्लीट फ्रीडम है, नो इंटरफेरेंस ऑफ सुपीरियर इन टेकिंग डिसीजन बाय सबऑर्डिनेट, सच अ लीडर डज नॉट बिलीव द यूज ऑफ पावर अनलेस इट इज एसेंशियल। ये लीडर क्या करता है ना, सारा पावर इनको दे देता है, सब कुछ कहता है भाई तुम सारा काम करो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। यहाँ पे ना क्लास एक ही दिक्कत है कि इसका कंट्रीब्यूशन ये लोग मिस करते हैं, ये खुद कुछ काम नहीं करेगा, इमरजेंसी होगी नेसेसरी होगी तो ही इसको बुलाना, अदरवाइज तुम लोग सारा काम मिलके करो। ये जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप है इसको बोलते हैं फ्री रेन या लेजर फेयर लीडरशिप। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। तो ऑटोक्रेटिक जो अथॉरिटेटिव पहला बताया उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सबऑर्डिनेट आर एक्सपेक्टेड टू ओबे द ऑर्डर ऑफ लीडर, करेक्ट, सबऑर्डिनेट आप काम करेंगे, ओबे करेंगे जो लीडर ऑर्डर देगा। ऑटोक्रेटिक लीडर डज नॉट विश टू बी कॉन्ट्राडिक्टर, अभी बताया था, ये भी करेक्ट है। सबऑर्डिनेट्स आर गिवन हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, गलत है, इंडिपेंडेंस जो है वो नहीं दिया जाता ना बिल्कुल भी। क्विक डिसीजन मेकिंग है, हाँ ये तो होगा ही, क्योंकि क्लास जो लीडर है ना वो सारा डिसीजन खुद ले रहा है, तो डिसीजन मेकिंग जो होगी वो क्विक होगी। नेक्स्ट है, फॉर टेकिंग द कंपनी आउट ऑफ लॉसेस रवि कुमार took over the MD of struggling Vova watch company in 2020. As soon as he joined, he tried to find out the reason of the company not doing well. He found that employees were not involved in decision making and they had to follow the orders, resulting in low morale of employees. एम्प्लॉयज का मोरल डाउन होता है, मतलब ये ऑटोक्रेटिक फॉलो कर रहे थे पहले, जहां पे डिसीजन मेकिंग पावर अपने हाथ में, जो सबऑर्डिनेट्स है उनके हाथ में नहीं है। रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ चेंज, रवि कुमार स्टार्टेड जर्नी टू ब्रिंग बैक द एंथुसियाज्म एंड मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। ही इनिशिएटेड ओपन डायलॉग एंड इनकरेज देम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। तो पार्टिसिपेट जो डिसीजन मेकिंग में करते हैं वो कौन सा स्टाइल का लीडरशिप होता है, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, ना कि बॉस सेंटर्ड। टुगेदर दे डेवलप एक्शन प्लान एंड एड्रेस द कंपनी चैलेंजेस रिगार्डिंग द outdated designs and inefficient production process. As time passed, Vova Watch Company transformed from a struggling enterprise to a profit-making enterprise. Identify the leadership style of Ravi Kumar. Identify करना है तो ये हो गया एक नंबर का क्वेश्चन, इसी में आगे लगा देगा। एक्सप्लेन और ऑप्शन नहीं देगा तो वो हो जाएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। तो रवि कुमार ने कौन सा फॉलो किया है क्लास, रवि कुमार ने डेमोक्रेटिक फॉलो किया। ऑटोक्रेटिक पहले हो रहा था लेकिन अब जो फॉलो किया उसने वो फॉलो किया डेमोक्रेटिक। बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ना एक सिमेंटिक बैरियर है जो बहुत, मैं सारे बैरियर आपको नहीं करा रहा, बस मैं आपको सिमेंटिक बैरियर करा रहा हूं, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। अ कम्युनिकेशन बैरियर is anything that comes in the way of receiving and understanding message that one sent to another, convey his ideas through or any other kind of information। ध्यान रखना, ये जो बैरियर से इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बैरियर है वो है सिमेंटिक बैरियर, हम उसी की बात करेंगे। इसने कोई मैसेज दिया इसको और ये उसको समझ नहीं पाया उस वे में जिस वे में ये क्लास बोलना चाह रहा है, तो इसको बोलते हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर अलग अलग टाइप के होते हैं, सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल बैरियर। ऑल्दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है सिमेंटिक बैरियर, और मैं वही करा रहा हूँ कि सारे इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूँ तो मैं वही करा रहा हूँ। सिमेंटिक बैरियर है क्या, समटाइम द सेम वर्ड and sentences can be understood differently by different people, which means difference in understanding level of employee। तो अगर understanding level of employee अलग है ना, और उसकी वजह से वो मैसेज को कुछ और समझ रहे हैं, बोला तो सही कुछ और समझ लिया, तो वो सिमेंटिक बैरियर है। अब सिमेंटिक बैरियर में अलग अलग टाइप की चीजें हो सकती हैं,
जैसे बैडली एक्सप्रेस मैसेज, कई बार आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, मैनेजर की रॉन्ग वर्ड यूज किया या जो एक्चुअल वर्ड यूज करना चाहिए था वो वर्ड यूज नहीं किया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, उसको बोलते हैं बैडली एक्सप्रेस मैसेज, यानी कि आपने जो मैसेज है वो सही से एक्सप्रेस नहीं किया। दूसरा है सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, समटाइम अ वर्ड में हैव डिफरेंट मीनिंग, कई बार एक ही वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है, लाइक प्राइस प्राइस, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, राइट राइट, आपने कुछ और बोला प्रिंसिपल, उसने वो जो है प्रधानाचार्य वाला प्रिंसिपल जो है वो समझ लिया, आपने राइट बोला उसने वो राइट समझ लिया, तो इस वजह से भी डिफरेंस आता है, सिंबल ऑफ डिफरेंट मीनिंग। फॉल्टी ट्रांसलेशन, क्या आपने ट्रांसलेशन सही से नहीं किया, समटाइम द वर्कर्स डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज विच इज यूज्ड बाय द मैनेजर, तो मैनेजर ने जो लैंग्वेज यूज किया उसे समझा ही नहीं, ट्रांसलेटर होता है एक जो उसको ट्रांसलेट करके बताता है, उसने सही से ट्रांसलेट ही नहीं किया। मान लो कोई कंपनी का मालिक है कोरियन, वो इंडिया में आया, उसको कोरियन भाषा जो है वो बोलनी आती है, इंडियन भाषा हिंदी नहीं आती बोलनी, तो ट्रांसलेटर उसे ट्रांसलेट करेगा उसकी कोरियन को हिंदी में इंग्लिश में, अगर उस ट्रांसलेटर ने ही गलती कर दी तो मैसेज ऑब्वियसली एम्प्लॉयज के पास गलत पहुंचेगा। अगर आपने टेक्निकल वर्ड किया, सम टाइम टेक्निकल वर्ड यूज बाय द कम्युनिकेटर मे नॉट अंडरस्टैंड द वर्कर, कई बार आपने कुछ ऐसा टेक्निकल वर्ड यूज कर दिया जो आपकी फील्ड में तो चलता है पर बाकियों के में नहीं चलता है, तो टेक्निकल जार्गन इसी को कहते हैं, जब आप ऐसा टेक्निकल वर्ड यूज करते हो जो कई बार वर्कर नहीं समझ पाते, उसको बोलते हैं टेक्निकल जार्गन। बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है और गेस्चर डिकोडिंग है, बॉडी लैंग्वेज मस्ट मैच विद योर वर्बल कम्युनिकेशन, आपने बॉडी लैंग्वेज कुछ और दिखा रहे हो और बोल कुछ और रहे हो, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी बातों से मैच नहीं करेगा तो जो कंफ्यूज जाएंगे वर्कर्स। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, समटाइम द वर्कर्स में प्री डिटरमाइंड अजम्पशन, वर्कर पहले ही कुछ माइंड में लेके बैठा हुआ है तो भाई समझ नहीं आएगा, आपने पहले अज्यूम कर लिया कि ये बात होने वाली है तो ऑब्वियसली आप उस बात को नहीं समझोगे। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो कॉजेज हैं सिमेंटिक बैरियर के। क्वेश्चन यहां से डायरेक्टली पूछा जाता है, बेटा एक बात बताऊं, जो भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ना पेपर में, मैं वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करता जनरली, क्यों? क्योंकि वो टॉपिक से रिलेटेड ही है। मान लो आपको बोलेगा चार वो एक्सप्लेन करो, फाइनेंशियल इंसेंटिव, चार हेडिंग दे देगा, आपको बोलेगा इन चारों को एक्सप्लेन करो, इन चारों में से दो करो, तीन करो, तो यार वो क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस नहीं करता, बिकॉज वो टॉपिक में ही कवर करा दिया, तो सीधे सीधे क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, घुमा के जो क्वेश्चन आएंगे ना वो दिक्कत आएगी। लेकिन इस चैप्टर से आमतौर पर क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। थोड़ा सा यहाँ पे देखो क्या बोला है, स्टेट एनी फोर बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन विच आर कंसर्न विद प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग द मैसेज इनटू वर्ड्स और एक्सप्रेशन, तो मैसेज को इनकोड और डिकोड करने में जो प्रॉब्लम आई है तो ये किस टाइप का बैरियर है, मतलब वही ना जो मैंने आपको बोला मैसेज वो आपने समझा नहीं, इनकोड पता है ना, मैसेज को ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ताकि हर कोई ना पढ़ सके, उसको इनकोडिंग बोलते हैं, फिर उसको वापस ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ताकि उसे जो जिसको आपने भेजा है वो उसको पढ़ सके, रीडेबल फॉर्मेट में लेके आना, उसको क्या बोलते हैं, डिकोडिंग। तो इनकोडिंग डिकोडिंग प्रॉब्लम आ रही है तो समझ जाना वो कौन से बैरियर की बात कर रहा है। हाँ, तो वो कौन से बैरियर की बात कर रहा है क्लास, सिमेंटिक बैरियर की, राइट। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छे से समझ आ गया और इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। नाउ अगला चैप्टर कंट्रोलिंग। अच्छा, कंट्रोलिंग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला कंट्रोलिंग में जो इंपॉर्टेंट है वो है क्लास आपका बेनिफिट। तो कंट्रोल इज इनडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कंट्रोलिंग है वो इनडिस्पेंसिबल फंक्शन है मैनेजमेंट का। और कंट्रोलिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, आप अगर ये लाइन आती है ना तो समझ लो कंट्रोलिंग के बेनिफिट से इंपॉर्टेंस आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहला जो है वो है इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, मैंने आपसे पहले ही कहा था तो किसी के भी इंपॉर्टेंस में ना आप ये पॉइंट ला सकते हो, चाहे वो किसी का भी इंपॉर्टेंस हो, वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। सो इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, यानी फोकस किस पे करता है, प्लान को, जो प्लान आपने बनाया है वो किसी तरीके से अचीव हो सके। जितने भी स्टैंडर्ड आपने टारगेट बनाए हैं ये चेक करता है कि आपके स्टैंडर्ड सही है कि नहीं, मेक श्योर दैट प्लान आर नॉट अंडर एस्टिमेटेड और ओवर एस्टिमेटेड, जो भी टारगेट आपने बनाए वो बहुत ज्यादा या बहुत कम तो नहीं बना दिए, वो चेक करता है। तीसरा, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मैंने आपसे कहा था ये पॉइंट आप कहीं भी डाल सकते हो किसी के भी इंपॉर्टेंस में, यानी कंट्रोलिंग इंश्योर्स नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कि जो भी रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, कंट्रोलिंग हेल्प करता है परफॉर्मेंस को बढ़ाने में, बाय कम्युनिकेटिंग द टारगेट इन एडवांस मोटिवेट एम्प्लॉयज टू अचीव द टारगेट, ये कीवर्ड है इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस का। अगला है कंट्रोलिंग एरर्स को मिनिमाइज करता है। कंट्रोलिंग में ना एम्प्लॉयज के ऊपर नजर रखी जाती है ताकि वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, क्या गलती कर रहा है, वो सब पकड़ा जाए ना, देखा जाए। तो कंट्रोलिंग मदद करता है एरर को कम से कम करने के लिए, मिनिमाइज को कम से कम करने के लिए। और लास्ट है
ensure order and discipline. Controlling creates an atmosphere of order and discipline in the organization. It helps to minimize dishonest behavior. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चांस है मे बी आपको पेपर में ये देखने को मिले. ये एम्प्लॉयज के डिसऑनेस्ट बिहेवियर को ना रोकता है. कंट्रोलिंग में ना एम्प्लॉयज को ना एक सीसीटीवी कैमरे के थ्रू ना नजर रखा जाता है. ऐसी केस स्टडी में आ सकता है लाइन ये. तो एम्प्लॉयज को देखा जाता है वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ताकि कोई भी डिसऑनेस्ट बिहेवियर, कोई भी बेईमानी अगर वो कर रहे हैं ना क्लास, तो उन पे नजर रखा जा सके ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय बाय कीपिंग अ क्लोज चेक ऑन देयर एक्टिविटी. एम्प्लॉयज की एक्टिविटी पे क्लोज चेक रखा जाता है. तो समझ जाना वो कौन सा पॉइंट की बात कर रहा है, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन की बात कर रहा है. राइट. तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो है इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोलिंग. राइट. नाउ इस पे क्वेश्चन है, रमन एंड वासुदेव वर टू एम्प्लॉयज who are embezzling an import-export company, were embezzling an import-export company in Varanasi where they are working. The finance manager of the company, Sampat Singh, become the suspicious of two employees. जो संपत सिंह है वो उन पे डाउट कर रहा था. When they realized that activities are not being performed as per the plan, he installed software. इसने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया ताकि उनकी एक्टिविटी को नजर रख सके जो भी वो दो लोग कर रहे हैं, है ना. और बाद में क्लास उस इनक्रिप्टेड मेल को साइबर पुलिस को दे दिया, मतलब पकड़ा गया, वो एम्प्लॉय दोनों पकड़े गए और उनके डिसऑनेस्ट बिहेवियर को देखा गया, उनको रेड हैंडेड पकड़ा गया और उनको अरेस्ट किया गया. कौन सा फंक्शन? तो ये किसकी बात कर रहा है? कंट्रोलिंग की. ध्यान रखना, कंट्रोलिंग में जब कुछ गलत हो रहा हो उसको ठीक किया जाए तो समझ जाना वो कंट्रोलिंग है ना. नेक्स्ट, स्पाइस वर्क अ कंपनी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट is keeping a close check on the employee's activity by using biometric and retina scanning. तो biometric समझते हो ना, और retina आंखों से स्कैनिंग जो की जाती है, मोड ऑफ एसेसिंग द ऑफिस प्रेमिसेस इन ऑर्डर टू इंश्योर ग्रेटर सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. तो बताओ क्लास कौन सा इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग का, सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस. हेल्प्स इन अचीविंग गोल नहीं, हेल्प्स इन इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. करेक्ट. तो बी है, ताकि ऑर्डर एंड डिसिप्लिन बना रहे. आप कितने बजे आ रहे हो, आजकल सरकारी स्कूलों में भी ऐसी हो गया है, बायो मतलब कि बायोमेट्रिक्स हो गया है, थंब लगा के आप एंट्री करते हो, थंब लगा के एग्जिट करते हो, पता रहेगा भी किस टाइम पे आपने एंट्री की है और किस टाइम पे आपने एग्जिट किया, अटेंडेंस टाइप का. तो ये एक तरीके से इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन हो गया. स्टेट एनी 3 रीजन व्हाई कंट्रोलिंग रिगार्डेड एज इंडिस्पेंसेबल फंक्शन. ये भी सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन था पिछले साल कि कंट्रोलिंग इंडिस्पेंसेबल फंक्शन क्यों है. तो आपको कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस लिखने. एनी 3 नंबर का सवाल है और कोई भी 3 ही पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है. ओके. अच्छा, अब आते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस के ऊपर. मैंने आपको ये वाला पॉइंट ना, जब मैंने आपको 30 पॉइंट क्वेश्चन बताए थे तब मैंने ये वाला पॉइंट डाला नहीं था, लेकिन मुझे मतलब पर्सनली फील आया, मैंने कुछ पेपर्स देखे अलग अलग स्कूल्स के, तो ज़्यादातर टीचर ही दे रहे, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करते हुए कि यार कि कुछ तो सोचा होगा उन्होंने, और प्रोसेस ये इंपॉर्टेंट है. और इसके अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे पर्सनली लगता है पेपर में आ सकता है, सीपीसी और एमबी, तो हमें उसको स्किप नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं ये भी पढ़ा देता हूँ. छोटा सा चैप्टर है, ये वाला पॉइंट आप एक एक्स्ट्रा करके चलो. टारगेट को सेट करना, कंट्रोलिंग का जो पूरा का पूरा प्रोसेस. अच्छा, कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? कंट्रोलिंग का मतलब है कंपैरिजन करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से, और देखना कोई डेविएशन तो नहीं है, कोई डिफरेंस तो नहीं है, और फिर उसको ठीक करना ताकि वो आगे चल के रिपीट ना हो. कंट्रोलिंग फ्यूचर प्लानिंग को बेहतर बना देता है. राइट. सो कंट्रोलिंग में सबसे पहले क्या होता है? स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, टारगेट सेट किया जाता है. स्टैंडर्ड्स कैन बी सेट इन बोथ स्टैंडर्ड्स क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टेटमेंट में आ सकता है. तो ट्रू फॉल्स में सवाल आता है, यस स्टैंडर्ड कैन बी सेट इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टर्म्स. इट इज इंपॉर्टेंट दैट स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ. स्टैंडर्ड जो है वो मॉडिफाई भी किया जा सके. जो भी आपने टारगेट बनाया है ना, कल को उसे चेंज भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो, सिचुएशन सो डिमांड. तो सेटिंग अप ऑफ टारगेट. फिर क्या करोगे? एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करोगे. आप चेक करोगे यार कि हमारे जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो है क्या, काउंट करोगे आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को. फिर कंपैरिजन करोगे एक्चुअल को प्लान परफॉर्मेंस से, कि हमने सोचा कितना था और एक्चुअल में बना कितना, आपने कंपेयर करना है. कंपेयर करने के बाद देखोगे डिफरेंस क्या है, एनालाइज करोगे डेविएशन को कि क्या डिफरेंस आ रहा है, सोचा क्या था हुआ क्या. तो डिफरेंस को चेक करने के 2 तरीके हैं, सीपीसी और एमबी. ध्यान समझना, सीपीसी कहते किसको है? सीपीसी का सिंपल सा मतलब है कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, आपको वहां पे पहले कंट्रोल करना है. जो क्रिटिकल एरिया है, 2 रुपए से अगर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई ना, वो ज़्यादा क्रिटिकल है 5 रुपए के पोस्टल एक्सपेंस के बढ़ने से. पोस्टल एक्सपेंस ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा क्रिटिकल है. देश में पेट्रोल का प्राइस अगर 1-2 रुपए से बढ़ जाता है तो हंगामा मच जाता है, वो ज़्यादा क्रिटिकल है. गाड़ियों का प्राइस अगर 50,000 से 1 लाख भी बढ़ जाए तो हंगामा नहीं बचता, वो क्रिटिकल नहीं है. सो क्रिटिकल पॉइंट क्या है? इट मीन्स कीपिंग फोकस ऑन सम की एरियाज.
तो कंपनीज की जो की एरियाज है उन पे फोकस किया जाए और वहां पे अगर कोई डेविएशन उसको अर्जेंटली जो है अटेंड किया जाए, क्योंकि की एरिया पूरी कंपनी पे असर डालेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसका कीवर्ड क्या है? गिविंग मोर अटेंशन टू द एक्टिविटी एंड डिपार्टमेंट्स विच आर मोर इंपॉर्टेंट, जहां पे इंपॉर्टेंट की बात है, विच इज मोर इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल वेयर नॉन क्रिटिकल्स एरिया कैन बी इग्नोर। तो जो भी नॉन क्रिटिकल एरिया है हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, जो क्रिटिकल एरिया है आपको उस पर पहले फोकस करना है। वो हो गया सीपीसी। MBE क्या कहता है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इट मींस मैनेजर हु ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप बाय कंट्रोलिंग नथिंग। वो मैनेजर जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है ना, एंड में वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाता। डेविएशन जो आपके रेंज से बाहर है उसको आपने इग्नोर करना है। रेंज के अंदर अंदर जो रेंज के डेविएशन जो रेंज के बाहर है वो सीरियस है, उसको आपने ध्यान रखना है। इसे पता क्या होता है? ये जो MBE है ना, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जैसे कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी कहते हैं, इसका मतलब एक रेंज बना दिया जाता है कि यार इस रेंज तक अगर डेविएशन है तो अलाउड है, इस रेंज से बाहर जाएगा तो वो अलाउड नहीं होगा। हमने बोला 100 यूनिट्स बनाने हैं तो +5 -5 का डेविएशन अलाउड है, कि 5 ज्यादा 5 कम बनाया चलेगा, 5 से ऊपर नीचे जो है वो नहीं होना चाहिए। ओके, मैनेजर शुड नॉट वेस्ट टाइम एंड एनर्जी इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ माइनर डेविएशन। तो जो माइनर डेविएशन है ना उसको ढूंढने के लिए अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए, मेजर डेविएशन को ही हमें फॉलो करना है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इग्नोरिंग द डेविएशन within a permissible limit, a manager who try to control everything may end up controlling nothing। तो एक परमिसिबल लिमिट तक का जो डेविएशन है ना उसको आपने क्या करना है? इग्नोर करना है। तो ये अगर चीज आता है तो उसे बोलते हैं MBE, और जो नॉन इंपोर्टेंट मैटर्स है वो हो गया आपका CPC। सॉरी। फिर क्या करना है? करेक्टिव मेजर, मशीन खराब थी ठीक कर दो, जो भी प्रॉब्लम था उसको ठीक कर दो, उसको सॉल्यूशन दे दो। और फिर फीडबैक इन कंट्रोलिंग, यानी कि फीडबैक लो कि चलो अब तो ठीक करवा दिया हमने ये प्रॉब्लम, तो आगे ये प्रॉब्लम रिपीट नहीं होगी, और उस हिसाब से फ्यूचर का जो प्लान जो है हम लोग बनाएंगे। पॉजिटिव डेविएशन किसको बोलते हैं? एक्चुअल हुआ 110, सोचा था 100, ज्यादा हो रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन, कम हो रहा है तो नेगेटिव डेविएशन। सोचा था कितना 100, एक्चुअल में हुआ 90 तो नेगेटिव डेविएशन, और सोचा था 100 एक्चुअल में हुआ 110 तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, सम एम्प्लॉइज हैव बीन असाइन्ड द जॉब ऑफ मेजरिंग आउटपुट इन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल वे। दे आर अप्लाइड डिफरेंट टेक्निक ऑफ अचीविंग दिस एम। सम ऑफ दीज, जैसे पर्सनल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, सैंपल चेकिंग कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो कीपिंग द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सेम एज द यूनिट्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स। नेम द स्टेप्स इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस। बताओ क्लास, वो क्या कर रहे हैं? कुछ लोग क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं आउटपुट को और अच्छी तरीके से मेजर कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया क्लास, है ना? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो 10th का D हो गया मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अच्छा, लास्ट है इसमें रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग कंट्रोलिंग। तो आप ध्यान रखना, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनडिस्पेंसिबल इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट। आप हमेशा ध्यान रखना कि दोनों जरूरी है। Planning and controlling both are supplementary functions. Planning make controlling effective and efficient, whereas controlling improve future planning। और एक बात ध्यान रखना, कंट्रोलिंग जो है वो लास्ट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का। कंट्रोलिंग प्लानिंग को ब्रिंग बैक, वापस लेके आता है। प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस, सिमिलरली कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। तो ये ट्रू फॉल्स में जरूर पूछा जा सकता है, असर्शन रीजन में, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में, ध्यान रखना। प्लानिंग इज क्लियरली अ प्री रिक्विजाइट फॉर ऑफ कंट्रोलिंग। जो प्लानिंग है ना वो प्री रिक्विजाइट है किसके लिए? कंट्रोलिंग के लिए। तो ये बात आप ध्यान रखना। ओके, अच्छा, अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग कंट्रोलिंग की, तो सबसे पहले नेचर कॉन्सेप्ट, प्लानिंग क्या है, कंट्रोलिंग क्या, एक्सप्लेन करना है। बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, इंटरलिंक, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आपने प्लानिंग किया, कंट्रोलिंग नहीं किया तो भी कोई फायदा नहीं। आप कंट्रोलिंग कर रहे हो, प्लानिंग नहीं किया तो पॉसिबल ही नहीं है कंट्रोलिंग करना बिना प्लानिंग किया। भाई एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करोगे, प्लान परफॉर्मेंस था ही नहीं तो कंपेरिजन कैसे करोगे? बोथ बैकवर्ड लुकिंग भी है और बोथ फॉरवर्ड लुकिंग भी है। एक्चुअली जो प्लानिंग है ना वो पीछे की तरफ देखता है, पास्ट परफॉर्मेंस को देख के फ्यूचर के लिए प्लानिंग की जाती है। तो पास्ट परफॉर्मेंस को देख रहे हैं इसीलिए बैकवर्ड है, और फ्यूचर के लिए प्लानिंग की जाती है, हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है प्लानिंग, तो फॉरवर्ड लुकिंग भी है। कंट्रोलिंग प्लानिंग को देखता है इसलिए बैकवर्ड लुकिंग है, और कंट्रोलिंग फ्यूचर प्लानिंग को बेहतर बनाता है इसलिए वो फॉरवर्ड लुकिंग भी है। प्लानिंग प्रिस्क्रिप्टिव और कंट्रोलिंग इवैल्यूएटिव है। प्लानिंग इज बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस इन्वॉल्विंग थिंकिंग, class articulation and analyzing to discover then prescribe an appropriate course of actions achieving objective। जबकि controlling के on other hand checks whether the decisions have been translated into desired action। planning is thus prescriptive whereas controlling is evaluative। planning में आप प्लान बनाते हो, प्रिस्क्राइब करते हो, एक्चुअल काम कंट्रोलिंग में किया जाता है तो वो इवेलुएट करता है कि जो काम हुआ वो सही से हुआ या नहीं हुआ। ये हो गया प्लानिंग कंट्रोलिंग का पूरा रिलेशनशिप। आता है तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। यहाँ पे हो गया एंड।
ओके तो आज हमने पार्ट ए खत्म कर लिया। इसके रिगार्डिंग कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा नहीं गया लास्ट 2-3 इयर्स में, डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है। तो मैंने आपको डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग बहुत अच्छे से करा दी, इसे आप पढ़ लें। डे 3 हमारा कंप्लीट हो गया। मुझे कमेंट से बताओ क्लास कि आप ऑन ट्रैक हो कि नहीं, डे 3 कंप्लीट किया, कितना कंप्लीट किया कितना नहीं, मुझे बताओ। बाकी कल और परसों के अंदर 4-5 करके हम अपना पूरा का पूरा 5 डेज टारगेट खत्म करेंगे। 50 नंबर आपके पूरे के पूरे मिल जाएंगे। आप बोलोगे तो मैं एक टेस्ट भी आप लोगों के लिए कंडक्ट कर दूंगा, जहां पे उस टेस्ट के अंदर आपको पूरा का पूरा टेस्ट देना पड़ेगा। और ये टेस्ट मैं एसवीसीसी ऐप पे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आपको उस टेस्ट को देना पड़ेगा, राइट। तो मुझे बताना अगर आप चाहते हो तो कमेंट से मेंशन करना। बाकी यहाँ तक याद करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 4 के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।